मकरंद आप ही शुरू करें भाई, आपने सब्जेक्ट बोला था। टॉपिक तो एमएमजी को बहुत पसंद आया था सब्जेक्ट है। एक्चुअली हर दिन फेस करता है ना आदमी ये चीजें, एक्सपीरियंस बनता है ना। वही। तो मकरंद जी पहले आप अपना क्वेश्चन दोबारा रिपीट करो जरा, आप एग्जैक्टली क्या पूछ रहे थे? मेरा पॉइंट ये था कि जैसे कन्फ्लिक्ट, हम हर कदम पे कन्फ्लिक्ट फेस करते हैं कुछ ना कुछ, तो उसको स्पिरिचुअल तरीके से कैसे हैंडल किया जाए, ये मेरे माइंड में था कि भाई वैसे तो कर ही लेते हैं रिजॉल्व कुछ ना कुछ, भैया बैठ जाओ भैया, 2 जनों में हो गया, या कोई आपस में बात कर लो, समझ लो क्या है क्या नहीं है, चलो। बट उसमें कुछ ना कुछ, कोई ना कोई एग्रीव्ड पार्टी रह जाती है, या तो एक पार्टी एग्रीव्ड रह जाती है, मतलब सब कॉम्प्रोमाइज सही करते हैं। तो मेरे उसमें ये था कि भाई इसको स्पिरिचुअली देखने का भी कोई तरीका है कि इसको जो है। नहीं, इस पे मैंने थोड़ा सोचा कि अपन जो मैं बात कहना चाह रहा था ना, वो यही कर रहा था, जो अपन ऐसी डिस्कशन होना चाहिए जो अपने डे टू डे लाइफ में यूजफुल है। थ्योरेटिकल तो वास्तव में वो भी यूजफुल है, लेकिन जो इंटरेस्टिंग हो वो थोड़ा अच्छा मजा आता है। आपने जो बात उठाई ना वो इसलिए रिलेवेंट है कि डे टू डे लाइफ तो हम जीना ही है, लाइफ तो जी रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी होने के बाद भी वी हैव टू स्पेंड आवर लाइफ। तो जो आपका क्वेश्चन है कॉन्फ्लिक्ट वाला, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन माय व्यू। मैं ये सोच रहा था कि इस क्वेश्चन को अपन 2-3 भाग में बांट सकते हैं। एक तो ये जो स्पिरिचुअली इनलाइटेंड है लिटिल बिट, दूसरे वो जो है तो संसारी तो, लेकिन वो उनको इंटरेस्ट है अध्यात्म में, और तीसरे हैं जो संसार में लिप्त हैं पूरी तरह से, उनको कुछ नॉलेज ही नहीं है, वो बस जी रहे हैं और संकट झेल रहे हैं और जी रहे हैं। तो यदि जो स्पिरिचुअल माइंड में माइंडेड हो गए हैं उनके लिए तो मैं सोचता हूँ कॉन्फ्लिक्ट नाम की चीज है ही नहीं। कॉन्फ्लिक्ट इफ वी हैव गेन्ड सम नॉलेज, इसने गीता पढ़ ली, उपनिषद पढ़ ली है, तो आई डोंट फील देयर शुड बी एनी कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि हमारा जो भारतीय दर्शन है वो कॉन्फ्लिक्ट मिटाने के लिए तो है ही। हम जी रहे हैं, हम जीते क्यों हैं, हम आते कहाँ से हैं, कहाँ जाएंगे, दीज आर परपेचुअल इश्यूज। इसी पे तो सारा दर्शन आधारित है हमारा, और उसी का जवाब दिया गया है। गीता भी वही बोल रही है, उपनिषद भी बोल रही है, भाई व्हाई वी आर हियर, वेयर वी शुड गो। तो यदि वो समझ में आ गया तो आई डोंट थिंक देयर इज कॉन्फ्लिक्ट, देयर शुड बी कॉन्फ्लिक्ट। अब नाउ प्रॉब्लम रिमेन्स फॉर दोज हु लिव वर्ल्डली लाइफ बट दे आर इंटरेस्टेड इन सॉल्यूशन ऑफ दोज प्रॉब्लम्स इन स्पिरिचुअल वे। तो सबसे बढ़िया यही है उनके लिए भी कि they come to Gita or knowledge. If they start understanding those issues, then conflict will not remain very long time. अब अपन ये सोचें भाई conflict, what I think conflict का main reason है ego. When we have a personality, individuality, then we shall have our own opinion, our firm conviction, our firm decisions about any event, and we are born with certain traits, certain individual personality. Then it starts with the conflict. अच्छा, अब ये प्रश्न आता है कि why we are born like this? तो जैसे हर्ष जी ने हर मीटिंग में बताया, this is prakriti. We are body, we have mind, we have senses. So we act according to our previous prarabdha and develop new impressions. And due to all this sanskar, we have a personality. अब जैसे जैसे अपन को नॉलेज बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है, तो अपनी जो पुराने जो धारणाएं हैं वो मेरे ख्याल से मिटती हैं, कम होती हैं, हमारा ईगो कम होता है। जैसे जैसे ईगो कम होता है जीवन में कॉन्फ्लिक्ट भी कम हो जाते हैं। तो मेरा ये सोचना है कि यदि हम जो गीता का मेन जो पॉइंट्स हैं, अच्छा एक बात और है, कॉन्फ्लिक्ट मीन्स द्वंद्व। यदि द्वंद्व नहीं होगा तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, देयर विल बी कंप्लीट हार्मोनी।
actually conflict is disharmony. Disharmony because there is opposition. There are two opinions but different direction. Then there is conflict. So conflict means disharmony. अब जो हार्मोनी बनाना है तो हार्मोनी तभी बनेगा जब दो चीजें एक साथ एक तरफ जाएंगी. अच्छा, जब द्वंद्व होता है तो देयर आर टू अपोजिट ओपिनियन, तो दे negate each other. But our Shastra, our knowledge, our Gita say there is no duality. There is only one. Everything merge in one. जैसे ही हमारा द्वैत खत्म हो जाता है, अद्वैत आ जाता है, conflict evaporize. They don't remain conflict. अब जैसे हमारे शास्त्री बोलते हैं, गीता ही बोलती है, हम सब में एक ही आत्मा है. परमात्मा कहता है मैं सब के दिल में हूँ. गीता में ये भी सिखाती है कि सब में अपने को देखो और सब में अपने को देखो और हमारे में सब हैं. तो फिर डिवीजन कहाँ रहा, ड्यूलिटी कहाँ रही, कॉन्फ्लिक्ट कहाँ रहा? हम किसको सजा दें, किसको द्वेष करें, किससे नफरत करें, वो भी हम हैं, वो और हम भी वही हैं. तो जैसे जैसे हमारी नॉलेज बढ़ती है वैसे वैसे कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाता है. अब ये जो बात आई कि भाई संसार में रह भी रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट भी आ रहे हैं, हाउ टू रिजॉल्व देम? तो रिजॉल्व करने का तरीका यही है कि विड्रॉ बैक, अपना ईगो कम करें, लेट इट गो, लेट इट विल ऑल्सो पास बाई. हमारी ये धारणा बन जानी चाहिए कि आई एम प्योर आत्मा. जो भी हार्म हो रही है, जो भी अपमान हो रहा है, जो भी हानि हो रही है, मेरी बॉडी को हो रही है. जैसे जैसे हम अपने आप को संसार से हटा लेंगे ना, हमारा ईगो कम हो जाएगा. जैसे किसी ने मुझे कुछ बोल दिया, मुझे हर्ट हुआ, वाई आई फील आई एम समथिंग, उसने मेरी इंसल्ट क्यों कर दी? जब हमें महसूस हुआ कि इंसल्ट मेरी नहीं हुई है, मेरे शरीर की हुई है, मेरे विचार की हुई है, आई एम डिफरेंट देन माई फीलिंग्स, देन वो अटैचमेंट नहीं हुआ, बुरा नहीं महसूस होगा. तो मेरा सोचना तो ये है, कॉन्फ्लिक्ट रिमूवल का सॉल्यूशन, कॉन्फ्लिक्ट को हटाने का तरीका यही है, हम धीरे धीरे इस नॉलेज को एब्जॉर्व करें, उसको महसूस करें, उसको अपने दिल में उतारें, समझें कि ये जो कष्ट हो रहे हैं, ये मुसीबतें आ रही हैं, ये मेरे को कहीं भी अफेक्ट नहीं करते, बिकॉज आई एम कंप्लीटली सेपरेट फ्रॉम दिस बॉडी, दिस माइंड, दिस इंद्रिया, everything is different than me. I am subject, everything else is object. सब कुछ समुद्र में हो रहा है, लहरें उठ रही हैं, लहरें उठेंगी, रहेंगी और वहीं समाप्त हो जाएंगी. समुद्र का कुछ भी खराब नहीं होता, समुद्र बिल्कुल नहीं बिगड़ता. ऐसे ही मैं हूँ, मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा. मुझे मेरा धन चला जाए, मेरे परिवार चला जाए, मेरा मान सम्मान चला जाए, कुछ भी हानि नहीं होने वाली मेरी. ये जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है वो इसीलिए होता है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी लोअर स्तर पर है. जैसे हम अपना स्तर बढ़ाएंगे तो मेरा ख्याल है कि अपनी कॉन्फ्लिक्ट की प्रॉब्लम नहीं रहेगी. दिस इज माय व्यू. लेकिन मदन एक बात ये उठती है ना यहाँ से कि ये तो एक यू मेड ए रेडिकल शिफ्ट इन योर थॉट प्रोसेस व्हिच इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन एनलाइटेंड पर्सन, राइट? अगर एनलाइटन हो गए, but then in daily life including Mahabharata, that was the case, then there would not have been any Mahabharata, right? क्योंकि धर्म की स्थापना करने के लिए you have to perform, तो वो कर्म योग सामने आ जाता है. So if somebody is not behaving properly, then you have to put the lid on it. वहाँ पे वो conflict है, certain conflicts are मैंने वही बताया taken care of. नहीं तो वो this will create a very inconvenient, uncomfortable life in the whole environment. Like हमारे यहाँ भी एक example, living example चल रहा है. The President of the United States is creating all kinds of problems, right? Everybody is suffering unnecessarily. So this has to be fixed. In spite of the fact that it has been fixed, still he is doing all this stupidity, right? मैं इसका जवाब देता हूँ, मैं बताता हूँ. देखो मैंने शुरू में बताया ना साहब, ये तीन तरह के आदमी हैं, जो इनलाइटेंड है लिटिल बिट, जो इनलाइटेंड नहीं है बट दे वांट टू इनलाइटमेंट,
जो सीखना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं। तीसरे वो हैं जो समझना चाहते ही नहीं है, वो सोचते हैं सब बकवास है, इनमें इनसे कुछ नहीं होगा, मुझे ही सॉर्ट आउट करना है प्रॉब्लम। अब बात वही आती है, पहले वाले तो इनलाइटेंड हैं, वो तो उनको फर्क नहीं पड़ेगा। तो दूसरे वाले हैं, ये अपन जो डिस्कशन हो रहा है ना, दूसरे वालों के लिए हो रहा है जो प्रॉब्लम फेस भी कर रहे हैं, उनको सॉल्यूशन भी चाहते हैं। तो तीसरे में जो सॉल्यूशन चाहते ही नहीं है, वो उसी में खुश हैं। अब जो दूसरे वाले हैं ना सर, अब उनमें ये मामला आता है, जैसे मान लीजिए यूएसए का आपने एग्जांपल दिया, इंडिया में है, चाइना, पाकिस्तान सब चल रहा है। उनको जैसे जैसे नॉलेज हो जाती है ना, तो दे टेक इट एज अ प्ले ऑफ द डिविनिटी। अब कोरोना आ गया, कोरोना से सब डरे हुए हैं, सब अपना अपना इंतजाम कर रहे हैं, फिर भी डेथ हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, हॉस्पिटल्स भरे हुए हैं। लेकिन जो समझदार हैं वो समझ रहे हैं दिस ऑल्सो प्ले ऑफ द गॉड। उसका ही अपनी रचना है, उसका संसार है, वो ही हैंडल कर रहा है, जो उसे करना है वो करेगा। तो हमारा बर्डन कम हो जाता है। आवाज नहीं आ रही है आपकी। मैं ये कह रहा था कि जैसे ही हमें महसूस होता है ना, ये संसार हमारा नहीं भगवान का है, वो संभालेगा इसे, तो हमारा बर्डन कम हो जाता है। जैसे मान लीजिए अभी यूएसए में ही प्रॉब्लम चल रही है, तो वी टेक इट एज ए प्ले, डिवाइन प्ले, we just enjoy it, we are participating, but still we are not affected by it, it will also pass by। मतलब हमें एब्जॉर्ब करने की शक्ति आ जाती है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्ले तो चलेगा, प्ले तो चलता रहेगा, नहीं वो हमें असर नहीं डालेगा। बहुत बढ़िया। मेरे को एक जोक याद आ गया मदन जी। एक आदमी था, उसका बहुत बड़ा खेत था, फार्म, जी, लहलहा रहा था फसल के साथ में। तो एक स्पिरिचुअल आदमी वहां गया और उसने देखा और बड़ा खुश हुआ। उसने उस आदमी से बोला, देखो जब भगवान करता है तो कितना अच्छा तुम्हारा ये फसल हो रही है, कितना लहलहा रहा है। तो वो आदमी बोला कि भाई आपको तब आना चाहिए था जब भगवान अकेला कर रहा था, तब यहाँ जंगल था। जब तक मैंने इसमें हाथ नहीं लगाया तब तक कुछ हुआ नहीं। भाई भगवान कर तो सभी कुछ रहा है, और भगवान पे छोड़ देने का एक तरीका भी है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए। एक तरीका उसको बोलते हैं विड्रॉल, कि यू विड्रॉ फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन, वेदर यू विड्रॉ फिजिकली और मेंटली or emotionally, but you withdraw. So that is one way of avoiding conflict. It is not solving conflict, it is avoiding conflict. कॉन्फ्लिक्ट रह जाएगा, ठीक है ना। इससे withdrawal से you can avoid conflict, मगर उसका आप solution नहीं ले सकते हैं। solution फिर आपके लिए ये हो जाता है, आपने withdraw कर लिया and time will solve it. No decision is a good decision वाला है। हाँ, which is good, which is one way of doing it। मतलब it's not कि भाई आपको ऐसा ये तरीका नहीं है, तरीका है ये भी, मगर वो आपको सोच के करना पड़ता है कि भाई किस सिचुएशन में ये तरीका कामयाब होगा। अगर किसी व्यक्ति को क्षण भर के लिए या कुछ छोटे समय के लिए बहुत क्रोध आ गया है और वो आपके साथ में क्रोध में बात कर रहा है, तो उस वक्त आप अगर उसको जगह से विड्रॉ कर लेते हैं तो थोड़ा समय देने के बाद में उस व्यक्ति का क्रोध शांत हो सकता है। तो उस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स में ये विड्रॉ कर लेना जो है, ये इफेक्टिव मेथड है। जैसे कहते हैं ना, हीट अप, मीटिंग हीट अप हो गई तो लेट्स टेक ए ब्रेक, 5 मिनट्स कॉफी लेट्स टेक ए ब्रेक, ठीक है ना। तो डेफिनेटली कोई इसमें कोई गलत तरीका नहीं है विड्रॉ कर लेने का या सब कुछ किसी और के ऊपर छोड़ देने का। ये भी एक तरीका है विच इज़ इफेक्टिव इन सम केसेस एंड इन सम केसेस इट इज़ नॉट इफेक्टिव। अगर आप कोरोना को भगवान के ऊपर छोड़ देंगे तो 60% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन मर जाएगी। अगर आप उसके लिए सिर्फ यही करेंगे कि भाई भगवान पे छोड़ दो, अगर आप उसके लिए प्रिकॉशंस नहीं लेंगे, अगर आप उसके लिए वैक्सीनेशन के लिए काम नहीं करेंगे, ये सब नहीं करेंगे, तो वो ये विड्रॉल जो है करना इस केस के अंदर कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व नहीं कर सकेगा, एक बहुत बड़ा डैमेज करेगा। इसमें एक बात है ना सर, हाँ जी, आप जो बात कह रहे हो ना बिल्कुल वैलिड है, वी शुड डू इट। तो ये तो गीता भी कहती है हमें कर्म तो करना ही चाहिए और उसको
कर्म करने से काम नहीं चलेगा, वी हैव टू डू, है ना। बात वो आती है कि अल्टीमेटली फेथ किसमें है, हम में अपने में है, अपने काम में, अपनी बुद्धि में, या भगवान की कर्म में और उनकी बुद्धि में है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि हमने अपने ऊपर ज्यादा विश्वास रखा ना, तो ज्यादा अच्छा फल नहीं मिलता, और उससे बाद हमें फ्रस्ट्रेशन भी होता है। हमें सफलता मिली तो खुशी होती है, सफलता नहीं मिली तो दुख होता है। जैसे ही हम उस बात छोड़ते नहीं है, काम करते हैं, लेकिन उस पर जो फल वाली जो बात है गीता में, वो आ जाती है। व्हेन वी पुट मोर रेस्पॉन्सिबिलिटी और मोर मतलब ये अपने ऊपर जिम्मेदारी ले लेते हैं कि हम ये करेंगे, कर सकते हैं, तब वो प्रॉब्लम पड़ी करता है। फिर वो दुनिया में लिप्त हो जाते हैं। हम करें सब कुछ, विश्वास उस पर रखें, तो ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ ठीक है बाबा, वो तो ठीक है, विश्वास तो रखना लेकिन पड़ेगा। और कर्म की जो थ्योरी है, जो कर्म का जो सिद्धांत है, उसके तो अंदर यही है, कर्म फल की तरफ ध्यान ना देना, ये सब मतलब ये सब तो बातें नॉर्मल हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं ना। पूरा तो अभी छोड़ने से भी काम चलेगा ही नहीं। पूरा तो छोड़ना है, छोड़ना तो फिर बेवकूफी है ही, वो तो है नहीं, बात। छोड़ने का मतलब मैं ये नहीं इसको कि काम छोड़ना है, छोड़ने का मतलब है काम के फल से, कर्म फल से अटैचमेंट छोड़ना है। ऐसे होगा। छोड़ने का मतलब ये नहीं होता कि भाई मैं वैक्सीन बनाने के लिए काम नहीं करूंगा, हाँ, मगर वैक्सीन बनेगी कि नहीं बनेगी, उसका रिजल्ट ठीक वो आएगा कि नहीं आएगा, उससे अटैचमेंट जो है वो छोड़नी। तो वो काम छोड़ना तो करना सही ही है, पड़ेगा, कॉन्फ्लिक्ट को सही भी रिजॉल्व करने के लिए एक्टिविटी तो करनी ही पड़ेगी। करनी आई पड़ेगी, थिंक सही। आई थिंक हम लोग थोड़ा सा परे हट गए मकरंद के ओरिजिनल क्वेश्चन से। मैं इसी को पर्सपेक्टिव में ला रहा हूँ। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ बस, हाँ, टू रोल द बॉल। Basically, imagine a situation which is an everyday situation, every family situation. ठीक है, एक लड़का है, बड़े लाड़ प्यार से उसे पाला गया है, ठीक है, सब तरीके से बड़ा होनहार सब कुछ हो है। अब उसकी शादी हो गई, ओके। नाउ उसके एक तरफ वो फैमिलियल टाइज हैं जो माँ बाप से हैं, स्पेशली मदर से, और दूसरी तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो उसकी नई वाइफ के साथ है, हिज ओन फैमिली। And this man is perpetually in conflict. Yes. He is perpetually in conflict कि मैं किधर जाऊं, क्या करूं, so that everybody is happy and satisfied, because his duty is towards both. Yes. Both. But the fact of the matter is, it is always a conflicting situation. एवरीबॉडी लव्स रेमंड, Everybody loves Raymond. हम लोग का एक नहीं, बार तो आता है। है ना? मकरंद जी, अच्छा, मकरंद जी, इसमें तो बहुत सिंपल है मामला। ये जो आप बात बता रहे हो ना, दिस इज ऑल कर्म फल, But nothing more here than is the that. point is that You this will have to pass happens. What through. I am trying to say is You this will have to pass happens. through this process. Correct. So my idea is on the question is, process तो है, but एक वो है कि हर समय घुट-घुट के आप ये process निकाल रहे हैं, एक अमूमन, or you are giving rise to so many conflicts because of your either withdrawal or your overreaction or whatever. So I am looking at it that this is a kind of a perpetual situation in every family. So how do spiritually, is there a spiritual way to come over it, resolve it? Can there be? किस तरीके से पैरामीटर्स इसके जो है हो सकते हैं, स्पिरिचुअल पैरामीटर्स इस सिचुएशन के, कि जिसमें आपको यू आर ट्रांजिटिंग from being a son of a family to the father of your own family, and then you are balancing this balance जो है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब this is one conflict which is there in everybody's life. देखो, सुनो साहब, सुनो, मैं बताता हूँ। आपने जो एग्जांपल दिया ना, इसका बड़ा सिंपल उत्तर है मेरे पास। आप उसी जन्म पत्री ले आओ, मैं बता दूंगा क्या होने वाला है। पूर्व निर्धारित है, पूर्व निर्धारित है। He will have to pass through this process. उसे सुसाइड करना नहीं करना भी मालूम चल जाएगा। तो दिस इज प्रारब्ध है सर, इसका स्पिरिचुअल सॉल्यूशन नहीं है। चलिए दिवाकर, आपने कुछ बोला नहीं। नहीं, सुन रहे, इंटरेस्टिंग है। उस जन्म पत्र से मालूम चल जाएगा क्या होने वाला है। अच्छा, चलो ये भी सही है। चलिए तो जन्म पत्री ये बता देगी कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है।
नहीं वो फ्यूचर में क्या होने वाला है? अच्छा तो तो जनपद BP की बढ़ तरफ जाएगा। से देखने लगे गुप्ता गोयल हाँ जी, अच्छा चलिए चलिए अभी जनपद हम की स्टडी करते हो तुम? आई एम एस्ट्रोलॉजर सर, एस्ट्रोलॉजर मैं जानता हूँ, अच्छा वेरी गुड, एस्ट्रोलॉजर हूँ मैं। अच्छा वेरी नाइस। चलिए अभी क्योंकि बृहस्पति का मूवमेंट हो गया 20 तारीख से, तो जरा सब्जेक्ट को थोड़ा सा अच्छी तरह से करते हैं। आप बताएं सर, आप बताएं। हाँ चलो अब चलिए हर्षवर्धन यू हैव एनफ बैकग्राउंड टू स्टार्ट। हाँ, चलिए कॉन्फ्लिक्ट को ना एक इसको प्रॉपरली ब्रेक डाउन कर लेते हैं। ठीक है। पहली चीज, क्योंकि किसी भी चीज को समझने के लिए उसको ब्रेक डाउन करना जरूरी है। तो कॉन्फ्लिक्ट को ब्रेक डाउन ऐसे करते हैं कि एक कॉन्फ्लिक्ट हम कहते हैं उसको एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स, मेजर कैटेगरीज में, और दूसरा कहते हैं हम उसको इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है। अच्छा, तो एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट तो वो है जो कि वर्ल्ड वाइड जो सिचुएशन जिसके ऊपर आपका कोई ना इनपुट होता है ना कोई आपका रोल होता है, कंट्रोल होता है। उससे क्रिएट हो जाता है। वॉर सिचुएशंस जैसे होती है या ये कोरोना वायरस सिचुएशन जो ऐसी होती है, तो इस टाइप की चीज़ों से जो कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो जाते हैं जिसमें आपका ना तो कोई रोल है और ना कंट्रोल है। सो लॉट्स ऑफ एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स आर देयर, जिसमें मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये सब कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। सो दीज आर एक्सटर्नल, और उनको सॉल्व करने के तरीके थोड़े से डिफरेंट होते हैं। बट लेट्स कम डाउन टू लिटिल क्लोजर ऑन द एक्सटर्नल साइड ऑल्सो। अगेन मान लीजिए आप काम कर रहे हैं या फैमिली के अंदर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो उन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए एक प्रॉपर मेथडोलॉजी बहुत एनालाइज की जा चुकी है, बट उसके लिए एक 3 स्टेप मेन है उसके जो अंडरस्टैंड करने पड़ते हैं। जब भी दो व्यक्तियों में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो सबसे उसका जो तरीका जो उसका माना गया है उसको रिजॉल्व करने का, वो है कि उसको बैठ के उसके बारे में बात की जाए। तो जब तक उस कॉन्फ्लिक्ट सब्जेक्ट की ही बात होती है, तब तक जब तक उसके अंदर इमोशन इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तब तक आप उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। कैसे कि भाई आप फैक्ट्स को सामने रखें, दूसरा आदमी भी ओपन माइंड के साथ में बात करे, एंड देन यू कैन कम टू ए कंक्लूजन कि हाँ ये चीज़ जो है ऐसे रिजॉल्व हो जाएगी। एंड जनरली कोशिश ये की जाती है कि भाई दोनों इस स्टेज में दोनों व्यक्ति कॉम्प्रोमाइज करते हुए समझ ना आए, ये ना समझे कि मैं लूजर हूँ, जो सॉल्यूशन है। राइट। अगर आप उस सिचुएशन पे ले जाते हैं उसको, तो वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाता है। बट होता क्या है कि सेकंड चीज उसमें इमीडिएटली आ जाती है, वो आती है इमोशन इन्वॉल्व हो जाता है। जब इमोशन इन्वॉल्व हो जाते हैं तो ये डिफिकल्ट हो जाता है इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना, क्योंकि उससे पहले आपको इमोशंस को रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो उस वक्त सिचुएशन में आपको आगे ज़्यादा बढ़ना नहीं चाहिए। जो 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 उसके जो स्टडीज़ हैं वो बताती है कि अगर आप उसमें थोड़ा सा आगे बढ़ गए तो इमोशंस जो है वो फिर ईगो पे चले जाते हैं। जो तीसरी स्टेज होती है ये ठीक है क्योंकि मैंने कहा है। जिस वक्त ये स्टेज आ जाती है तो उस वक्त कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं हो सकता। तो आपको उस स्टेज से वापस उसको सेकंड स्टेज से फिर से फर्स्ट स्टेज पे लेके जाना पड़ता है। तो जैसे अभी बकरन ने बोला कि ऐसी स्टेज में कहते हैं भाई चलो अभी लेट्स टेक ए ब्रेक, ठीक है, यू हैव टू स्टेप बैक। सो दीज आर सम ऑफ द मेथड्स जो कि साइकोलॉजी के अंदर एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए सजेस्ट किए जाते हैं। और उसमें साम दाम दंड भेद सब बताया जाता है। उसमें एग्रेसिवनेस भी बताई जाती है, उसमें विड्रॉल भी बताया जाता है, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ भी बताया जाता है, ठीक है ना, उसमें एनालिसिस भी बताई जाती है, सारा कुछ बताया जाता है उसमें। बट आई डोंट थिंक दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर डिस्कशन। ठीक है, जितनी व्यक्ति के अंदर मैच्योरिटी आती है उतने वो एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स को
कन्वीनियंटली इजीली रिजॉल्व कर सकता है। और जैसा मैंने कहा, जब तक उसके अंदर वो ईगो इन्वॉल्वमेंट ना आ जाए कि ये मैंने कहा इसलिए ठीक है। दूसरे तरह का कॉन्फ्लिक्ट होता है इंटरनल। अब इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर कई सारे लेवल्स हैं। एक लेवल जो कि बहुत ज़्यादा विजिबल है वो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ बिलीफ्स। और मैं आपको उसका बहुत सिंपल एग्जांपल दे देता हूं जिससे कि आपको मालूम चलेगा कि कैसे वो ट्रिगर होता है। हिंदू और मुस्लिम लव जिहाद, याद कर दो चल रहा है। आप सब लोग इस बात में विश्वास करते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, बट इट इज़ ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ बिलीफ। आपकी बिलीफ जो है वो कहती है कि ऐसे नहीं होना चाहिए, और दूसरे की बिलीफ है वो कहती है ऐसा होना चाहिए। सो दिस इज ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ बिलीफ। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ बिलीफ, ये तो मैंने एक्सटर्नल एग्जांपल दिया, बट इंटरनल एग्जांपल भी होता है। जैसे आपने फैमिली की बात की थी मकरंद, तो मान लीजिए कि फैमिली के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट आता है, और वो बेटा जो है, जो माँ और पत्नी के बीच में फंसा है, उसको ये तो मालूम है कि माँ ठीक कह रही है, मगर वो पत्नी से कह नहीं सकता, और वाइस वर्सा, और वाइस वर्सा, ये भी और वाइस वर्सा। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ बिलीफ आ जाता है। तो इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ बिलीफ जो है वो you can take the beliefs to a very gross belief to a very subtle belief। वो बिलीफ जिसके बारे में आपको कॉन्शियसली मालूम ही नहीं है कि आपके अंदर है। जैसे मान लीजिए कि आपके अंदर एक सब कॉन्शियसली एक बिलीफ है, जिस बिलीफ की वजह से आपकी सेल्फ एस्टीम लो है, मगर आपको मालूम नहीं है इस बारे में। और आप, क्योंकि हम सब लोग इंडियन हैं तो ये बात मैं कह सकता हूँ, मान लीजिए कि आप ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं या अमेरिका चले जाते हैं, और वहाँ के कल्चर में कोई आदमी आपसे इस तरह से आपका फर्स्ट नाम लेके बात करता है, और वो बच्चा जो है वो 18-20 साल का है, और हम लोग तो हिंदुस्तान से आए हुए हैं, हमने तो 18-20 साल का बच्चा अगर मुझे बोले कि भाई दिवाकर या हर्ष, तो हमारी बिलीफ सिस्टम में तो ऐसे नहीं होता। तो हमें क्या लगता है, लग सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि हर एक आदमी को लगेगा, मगर जिस आदमी की सेल्फ एस्टीम में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, उसको ये लग सकता है कि रेसिज्म हो रहा है, मेरी ये बेइज्जती कर रहा है। तो ये कुछ इंटरनल बिलीफ्स होती हैं जिसकी वजह से इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट ऐसे लगते हैं कि सामने आ गए। वो कॉन्फ्लिक्ट होते नहीं है, they are just a clash of different styles of beliefs, different styles of working, or different cultures. Then there are emotional conflicts। वो भी एक्सटर्नल लेवल के ऊपर इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। But more than that, there is a internal level conflict, and that is the conflict which you can resolve by spiritual tendencies, not the external conflicts, the internal conflicts। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होते हैं, आपको इंटरनली एक बिलीफ है आपकी, और जो आपको काम करना पड़ रहा है वो उसके इंटरनल बिलीफ के अगेंस्ट है। सिंपल एग्जांपल उसके ये हो सकते हैं कि आपको मान लीजिए कि शुगर नहीं खानी है, बट इंटरनल बिलीफ आपकी ऐसी है कि खानी है, तो कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, या वाइस वर्सा। बट प्रॉब्लम क्या होती है कि जो ये इंटरनल
बिलीफ्स है, अब उसके भी 2-3 डिफरेंट लेवल्स हैं। मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ इसमें, क्योंकि हम लोग इसको आगे बढ़ा सकते हैं और आई थिंक नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे उस लेवल के ऊपर जहाँ हम स्पिरिचुअलिटी को एक्चुअली देख सकते हैं। ठीक है, तो एक जो इंटरनल लेवल है उसमें भी एक डिफरेंट लेवल्स ऑफ बिलीव्स है। कुछ बिलीव्स आप कॉन्शियसली समझ सकते हैं, कुछ बिलीव आपको मालूम ही नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने मकरंद आपने एक बार बात कही थी कि भाई वो जब आप बहुत पैशन के साथ में किसी चीज को चाहते हैं तो सारा यूनिवर्स आपकी सारी कायनात आपकी उसमें मदद आपको करती हेल्प करती है उसे हाँ। अचीव करने के लिए। हाँ, बट ये आपने देखा होगा कि ऐसा होता नहीं है। बहुत सारे टाइम में होता है, बहुत सारे टाइम में नहीं होता है। तो जो टाइम में होता है और जो टाइम में नहीं होता है उसमें डिफरेंस ऑफ द बिलीफ है। अब मैं उसको क्योंकि अभी ये 5-7 मिनट में बंद होने वाला है तो मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ जो शायद थोड़ा बहुत इस तरह थोड़ा सा रोशनी डालेगा। और ये एग्जांपल मेरा अपना है तो इसलिए मुझे मालूम है कि ये सच है। ठीक है, मेरी एक सबकॉन्शियस बिलीफ है जिसमें मेरा मनी के साथ में अटैचमेंट नहीं है। इतना ज्यादा उससे मेरा डिटैचमेंट है या अटैचमेंट नहीं है कि मैं उसको ऐसा कई बार ऐसी सिचुएशन नजर आती है सबकॉन्शियस बिलीफ में कि मैं मनी चाहता ही नहीं हूँ, ऐसा उससे फ्रीडम चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता ये चीज। मगर लाइफ में जीने के लिए तो मनी की आवश्यकता है और डिजायर जो है वो ऐसी होती है कि भाई पैसा होना चाहिए, क्योंकि मकान अच्छा होना चाहिए, घर अच्छा, गाड़ी अच्छी, बच्चे अच्छे पढ़ने चाहिए, कपड़े अच्छे होने चाहिए, सोशल वो स्टेटस होना चाहिए। और कई बार अगर ये जो इच्छा है ये कई बार बहुत ज्यादा भी होती है कि भाई ऐसा होना चाहिए, तो उसके लिए पूरा जोर भी लगाया जाता है, मगर कायनात मदद नहीं करती। क्यों? क्योंकि जो अंदर की जो वो बहुत डीप बिलीव है वो नहीं है, वो उस डीप बिलीव में उस मनी के साथ में अटैचमेंट है ही नहीं। वो ड्राइव नहीं है, वहां से ड्राइव नहीं आ रही हो। तो बाहर से जितना मर्जी कोशिश कर लूं, मैं 24 घंटे काम कर लूं, ठीक है ना, क्योंकि वो अंदर वाली नहीं है तो वो कॉन्फ्लिक्ट। नाउ दिस इज ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिजायर एंड बिलीफ। This is a very key conflict. Among all conflicts, this is a key conflict. You said this is between desire and Belief. Our belief. ये बड़ा important है। This is the key for any conflict, even the one which is presenting itself on the external level. This is the key. And belief and desire में जो है, इसमें जो belief है, that is of different level of beliefs. There is a belief which I think I have, and there is a belief which I don't know that I have. हाँ जी, मैं बोलना चाह रहा था कुछ। हाँ जी, मैं ये कह रहा था जो आप बात बता रहे हैं ना, दिस इज बिकम पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, है ना, लाइफ मैनेजमेंट, और व्हाट लाइफ वी आर लिविंग, वी वांट टू मेक इट इन सिस्टमेटिक प्रॉपर्ली। इसमें अध्यात्म वाला पार्ट नहीं आता ना। अध्यात्म में जैसे अपन गीता उपनिषद पढ़ रहे हैं, दैट इज वी शुड हैव टू राइट आप अबाउट मुझे ऑल दिस। थोड़ा